तो हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनटू लॉ। तो हम हमारी फ्लैट प्रीति सीरीज के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देख रहे हैं, जिसमें कि हम पार्ट 2 कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर अभी कवर किए। तो आज हम इस पार्ट 2, जिसका टाइटल है ऑफ ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, इसमें हम लोग कौन कौन सा सेक्शन कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग सेक्शन नंबर 11 टू 15 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 11। तो सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, इसको मैं सेक्शन नंबर 10 के साथ पढ़ना। सेक्शन नंबर 10 का मैं आपको सिनेरियो फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, जहाँ पे होता क्या है। एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी सोल्ड कर, बट ए ने वहां पे क्या किया था, ए ने वहां पे कंडीशन लगा दी, वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल नहीं कर सकते। तो ये किस टाइप का रिस्ट्रिक्ट हुआ, ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस सेक्शन में थोड़ा सा अलग है। ये सेक्शन क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन ये भी लगाएगा लेकिन अलग है थोड़ा। तो ये सेक्शन 11 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। वहां पे हमने पूरी प्रॉपर्टी की बात करी, यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगा। एक तरीके से पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बट पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमने पहले लेक्चर नहीं दे रखा, अगर हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वो प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये उन इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला रिस्ट्रिक्शन। इसका जनरल रूल क्या है कि अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में आप ट्रांसफर करते हैं, दो पार्टीज थी, ट्रांसफर है, ट्रांसफर जो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर ट्रांसफरर लिमिट कर देता है, क्या लिमिट कर देता है, ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका। मतलब कंडीशन लगा देगा कि आप इस कंडीशन इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, वॉइड। सेक्शन 10 में क्या था, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन था, क्या था, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ही नहीं करोगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसको एंजॉय करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि एग्जांपल हम लोग, ए क्या करता है, एक प्लॉट जो होता है उसको ट्रांसफर कर देता है बी को एब्सोल्यूटली, बट उसमें क्या बोलता है कि आप उसको सिर्फ फार्मिंग के लिए यूज करें। मतलब एक आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि ये पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन हो, या उसके बाद जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट पार्टी को मिली है, वो प्रॉपर्टी आप इस पर्टिकुलर फार्मिंग के लिए ही यूज करेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, वॉइड। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करता है, लिमिट करता है। क्या लिमिट करता है, ट्रांसफरी के एंजॉयमेंट के राइट। तो इसीलिए सेक्शन 11 कहता है रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड आर वॉइड। अब हम लोग इसका एक्सेप्शन, हमने अभी क्या था, रिस्ट्रिक्शन जो कि रिपग्नेंट होंगे इंटरेस्ट के, वो वॉइड होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन, अगर वो रिस्ट्रिक्शन किसके लिए होता है, एंजॉयमेंट ऑफ अनदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो कैसा होगा, वैलिड। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ए ने क्या किया, बी को ट्रांसफर कर दिया अपनी लैंड। बी, उसने एक कंडीशन लगा दी ए ने कि बी मस्ट नॉट कंस्ट्रक्ट अ टॉल बिल्डिंग दैट ब्लॉक्स सनलाइट टू फेस एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब एक की इंजॉयमेंट थी प्रॉपर्टी की, उसी को लेके उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया, किसके ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर लगाया, बी, कि आप यहाँ पे टॉल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन होगा वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन इज मेड टू सिक्योर द एंजॉयमेंट ऑफ अनदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन दैट इज अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 11, जहाँ पे हमने ये देखा कि रिस्ट्रिक्शन विच इज रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज वॉइड। जिसमें हमने एक्सेप्शन देखा, अगर वो बेनिफिट के लिए किसके, ट्रांसफरर के, तो वो वाइड नहीं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 12 बहुत प्लेन लैंग्वेज में ये बोलता है कि अगर कोई भी कंडीशन लगी है इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर की, मतलब अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, उसमें कंडीशन क्या थी कि ट्रांसफरी का जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो कब खत्म हो जाएगा, अगर वो ट्रांसफरी, यहाँ पे ट्रांसफरी की ये लिमिटेशन, अगर ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो जाता है। दूसरी चीज क्या, अगर ट्रांसफरी उसको ट्रांसफर करने और अटेम्प्ट टू डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी यूज करता है, तो वो कंडीशन क्या होगी, वॉइड। आप दो चीजें नहीं कर सकते क्या, ट्रांसफर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही को ट्रांसफर, ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची। अब यहाँ पे जो बी है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता, और अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की या फिर डिस्पोज करने का ट्राई करता है, अगर ये दोनों कंडीशन लगा देता है ट्रांसफर के, अगर ये कंडीशन हुई, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी वॉइड, ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते। ये सेक्शन 12 बोलता है कि कोई भी इंसॉल्वेंसी की या फिर अटेम्प्ट टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी की जो भी कंडीशन ट्रांसफर लगाएगा, वो दोनों कंडीशंस के लिए वॉइड।
अब हम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 30। ये प्लेन लैंग्वेज में देखें तो इजी लगता है, बट ये अपने आप में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होल्ड करते हैं। तो सेक्शन 13 हमें क्या बोलता है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अब भाई इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इंटर में वो ट्रांसफर होता है, तो मतलब दोनों पार्टीज लेनी चाहिए। लेकिन इसमें तो बोलना है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अब अनबोर्न पर्सन को कैसे जाएगा ट्रांसफर, तो यही चीज हमारा सेक्शन 13 क्लियर है। मतलब प्रॉपर्टी अनबोर्न पर्सन को जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन। क्या है वो कंडीशन, वो हम देखते हैं। मतलब अनबोर्न पर्सन कैन बेनिफिट ओनली if prior life interest is created for a living person। मतलब एक हम ब्रिज बना दें, हम डायरेक्ट अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, हम पहले किसी और आदमी को वो प्रॉपर्टी देंगे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी अनबोर्न पर्सन की। अब आपने अगर किसी आदमी को प्रॉपर्टी दी तो उसका ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। तो हम जो आदमी को प्रॉपर्टी देंगे वो उसकी लाइफ टाइम के लिए होगी। जैसे ए बी को प्रॉपर्टी देगा बी के लाइफ टाइम, और बी के लाइफ टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी जाएगी सी, जो कि बी का अनबोर्न है। इस तरीके से ये करना। तो अब क्या बोलते हैं हम लोग, और दूसरी कंडीशन क्या है, अनबोर्न पर्सन गेट्स एंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट एब्सोल्यूटली। मतलब जो प्रॉपर्टी ए ने दी को दी लाइफ इंटरेस्ट, वो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो वैसी की वैसी ही किसके पास जानी चाहिए, सी के पास से। तो अनबोर्न चाइल्ड अब पैदा हो, तो तभी अगर उसने कोई भी पार्ट है उसका आधा पार्ट कर दिया, या फिर लेसर पार्शियल और अनदर टाइप ऑफ लाइफ इंटरेस्ट जो भी था, अगर उसमें कोई भी चेंजेस हुए, वो क्या होगा, वर्ल्ड। क्या कंडीशंस थी, तीन बात। पहली बात क्या थी, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होना मस्ट लिविंग पर्सन। क्यों, क्योंकि इंटरव्यू ट्रांसफर है। दूसरा क्या है, अनबोर्न पर्सन गेट एंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट, क्योंकि एब्सोल्युटली मतलब पूरा रिमेनिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, और एब्सोल्युटली मिलना चाहिए बिना किसी कंडीशन। इसको मिलना चाहिए, अनबोर्न पर्सन को मिलना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अनबोर्न पर्सन को नहीं जाएगी। उसके लिए हम एक ब्रिज बनाएंगे, वो ब्रिज होगा लिविंग पर्सन का। उस लिविंग पर्सन को हम लोग किसके लिए देंगे, पूरे लाइफ टाइम के लिए देंगे उसके। उसके बाद वो प्रॉपर्टी अनबोर्न पर्सन को जाएगी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जाएगी एब्सोल्यूट। तो ये है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। इसको हम और देखते हैं आगे। अभी जैसे मैंने बताया, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे ट्रांसफर की, प्रायर इंटरेस्ट must be created for a living person. It will act as a bridge unborn existence remains. एग्जाम्पल, ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है लाइफ के लिए, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि ये प्रॉपर्टी बी की लाइफ के बाद ए के अनबॉर्न चाइल्ड को जाएगी। एब्सोल्यूट वैलिड है, ये हमने पढ़ा। दूसरी चीज क्या है, होल रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। मतलब अनबॉर्न को पूरा जो भी रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो पूरा के पूरा मिलना चाहिए। उसका कोई भी आधा अधूरा पार्ट, जैसे कि ए ने बी को दिया लाइफ टाइम किया, बी क्या करता, आधा रखने पास, आधा देखो, तो ये नहीं होता, ये कोई ऐसे जैसा ए ने बी को दिया वैसा ही उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मिलेगा। अगर फेल हो जाता है, मतलब अगर अनबॉर्न रहता ही नहीं, तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एब इनिशियो फेल हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो होगी रिवर्ट हो जाएगी, किसको रिवर्ट होगी, जिसने ट्रांसफर की थी, दैट इज द ट्रांसफर। तो इसमें हम लोग एक लैंडमार्क केस देखेंगे, गिरजीश दत्त वर्सेस दत्ता केस। बहुत लैंडमार्क केस है, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें होता क्या है कि एक विमेन होती है female, वो क्या करती है, टी, वो जो कि उसकी नेफ्यूज नेफ्यू की डॉटर होती है, वो उसको प्रॉपर्टी देती है, लेकिन लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब क्या होता है, उसके बाद वो क्या देखती है कि अगर बी की डेथ हो जाती है, तो बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, बी के सन के पास जाएगी। और उन सन्स जो कि बी की, जो अभी बॉर्न नहीं हुए ये सन्स, मतलब अभी एग्जिस्टेंस में दो ही पार्टी है, ए और बी। ए जो ट्रांसफरर है, बी जो ट्रांसफर है, बी मतलब नेफ्यूज डॉटर, ए की नेफ्यू की डॉटर। तो क्या बोलती है ए कि ये प्रॉपर्टी में मैं लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करती हूँ बी की, और बी के बाद, बी के लाइफ इंटरेस्ट के बाद ये प्रॉपर्टी बी के अनबॉर्न सन्स को जाएगी। अगर वो अनबॉर्न सन्स को जाती है तब तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा, मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इन केस बी के सन्स होते ही नहीं, तो वो क्या, इसके पास जाएगी, बी की अनबोर्न डॉटर के पास जाएगी। बट अगर वो डॉटर के पास जाती है तो वो कैसे इंटरेस्ट होगा, लिमिटेड लाइफ इंटरेस्ट होगा। ये उसने अपनी कंडीशन लगाई। लेकिन अगर हम इसके ऊपर सेक्शन 13 अप्लाई करें, तो यहाँ पे
किस किस ट्रांजेक्शन को हम लोग वैलिड बोले? पहला तो ए से बी के थ्रू जो गया, क्यों? ए और बी दोनों लिविंग थे, ए के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो, वैलिड है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? सन्स को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करो, सेक्शन 13 बोलता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करो, इट इज वैलिड। लेकिन तीसरी कंडीशन जो थी, अगर सन्स नहीं होते हैं पैदा, तो वो अनबॉर्न डॉटर्स को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्यों? ये वैलिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया आपने। प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना है अनबॉर्न के इंटरेस्ट। अगर कभी भी अनबॉर्न के इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी को आपने पार्शियली, अगर आपने एब्सोल्युटली ट्रांसफर नहीं किया, तो वो क्या होगा? इनवैलिड। तो ये था हमारा अनबॉर्न पर्सन के केस में ट्रांसफर कैसे करें, जिसमें हमने देखी सारी कंडीशंस। कि सेक्शन 13 की सारी कंडीशन थी। पहली क्या थी? प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। दूसरा क्या होगा? उसको पूरा रिमेनिंग इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एब्सोल्यूट मिलेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 13, जिसमें हमने इसके इंग्रीडियंट्स देखे और हमने लैंडमार्क केस भी देखा, ब्रिटिश वर्सेस दत्तात्रेय। तो हम आगे देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 14। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बोलता है क्या? कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, कहाँ से? आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन्स living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period। ये तो ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये बोला क्या है इसको मैं आपको इंग्रीडियंट्स के साथ क्लियरली बता। तो इसमें कॉम्पोनेंट्स है सेक्शन, मतलब अगर कोई भी फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो क्या वो फ्यूचर इंटरेस्ट ऐसा क्रिएट हो जाए कि भाई वो हमेशा चलता ही रहे? नहीं, हर चीज का एंड होता है। ऐसा फ्यूचर इंटरेस्ट जो कंटिन्यूअसली चलता रहे वो नहीं हो सकता लॉ के ऊपर। तो भाई उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? कितने टाइम का फ्यूचर इंटरेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं? वो चीज ये सेक्शन 14। वो कॉम्पोनेंट्स है। पहला क्या? लाइफ इन बी, मतलब पर्सन अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, मतलब जो भी पर्सन के बीच में ट्रांसफर हुआ उनका पूरा लाइफ टाइम, प्लस माइनॉरिटी पीरियड, मतलब टाइम अंटिल अ पर्सन रीचेस एडल्टहुड। सेक्शन तो मतलब इसमें हम लोग एज 18 ईयर्स की लेंगे। मतलब दो चीजें हमें देंगे क्या? पहले जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, अगर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो उस पूरे लाइफ इंटरेस्ट में जब तक वो आदमी जिंदा, प्लस जिसको अल्टीमेटली जाना उसका माइनॉरिटी पीरियड है 1 से 18 साल तक की। तो इसमें क्या है? दो चीजें हैं। इंटरेस्ट मस्ट वेस्ट बाय द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब जो जिसको ट्रांसफर किया उसकी लाइफ का, प्लस द माइनॉरिटी ऑफ समवन एग्जिस्टिंग एट टाइम। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो बहुत इजीली क्लियर होगा। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं। ये क्या करता है? 2025 अपने हाउस को बी को दे दे, ट्रांसफर कर दे, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम के। उसके बाद वो हाउस किसके पास जाएगा? बी के चाइल्ड के पास जाएगा, जो कि सी होगा व्हेन सी टर्न्स 18। ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? कैसे चेक करें? हम सेक्शन 14 अप्लाई, टाइमलाइन देखेंगे। जैसे कि इसमें हम टाइमलाइन एग्जांपल के लिए लेते हैं। 2025 में ट्रांसफर हुआ, बी भी 2025 में अलाइव था। अब बी क्या होता? 2015 में मर जाएगा, ठीक है, और सी जो था वो 2040 का। अब जब सी टर्न होता है 18 का 2058 में, तो उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं ये ट्रांजेक्शन वैलिड कैसे। पहली कंडीशन क्या थी? बी अलाइव था 2025, उसका लाइफ टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है? रूल का मतलब है बी की लाइफ टाइम, मतलब जिस बंदे को लाइफ इंटरेस्ट मिला है उसका लाइफ टाइम प्लस 18 ईयर्स। 18 ईयर्स किसका? जिसको अल्टीमेट प्रॉपर्टी चाहिए, जो कि अनबॉर्न। तो 2050 में 20 की डेथ हो गई, एक लाइफ टाइम खत्म हो गया। दूसरा लाइफ टाइम मतलब 18 ईयर्स कब चालू हुआ? जब वो जो सी था वो बॉर्न हो चुका था बी के लाइफ टाइम, मतलब जिसके लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसके लाइफ टाइम में कौन बॉर्न हुआ था? सी बॉर्न हुआ था। तो जो सी का 18 ईयर्स का ड्यूरेशन है, इसमें ड्यूरेशन का फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। मतलब सी को वो घर 2058 में मिल जाए। तो ये पूरा टाइम लिमिट है। पहली कंडीशन क्या देखी? इनकी लाइफ टाइम थी, उस पीरियड तक प्रॉपर्टी को आप रख सकते हैं फ्यूचर इंटरेस्ट में, प्लस 18 ईयर्स। 18 ईयर्स किसका? सी, क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड था उस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बॉर्न किसके लाइफ टाइम में? वो बी के लाइफ टाइम में वो बॉर्न हो चुका है। उसके बाद
जो भी 18 ईयर्स का पीरियड होगा, सी के डेट ऑफ बर्थ से लेकर वहां से कैलकुलेट कर, एक लाइफ टाइम डी की प्लस सी का 18 ईयर्स। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर ए इन 2025 says my house goes to my son B alive in 2025 for his lifetime। इतना पढ़ लिया हमने, मतलब ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी को ट्रांसैक्ट किया, किसके लिए, उसके सन बी के लिए, उसकी लाइफ टाइम के लिए। ठीक, एक कंटेंट ये हो गई, इतना तो वैलिड लग रहा है। दूसरा क्या है, देन टू बीस ग्रैंड सन डी व्हेन डी टर्न्स 80, मतलब उसके बाद किसको जाएगी, डी के ग्रैंड सन को जाएगी डी को, जब डी टर्न्स होगा 80। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ये मतलब बैठ रहा है हमारे सेक्शन 40। तो पहली चीज क्या है, बी इज अलाइव इन 2025, मतलब दो पार्टीज तो अलाइव, लाइफ टाइम जो ट्रांसफर हुआ ए से बी को वो तो वैलिड था। तो होता क्या है, ये जो अगर हम लोग देखें, रूल क्या बोलता है, डी की लाइफ टाइम प्लस 18 ईयर्स। ठीक, अब सपोज करते हैं हम लोग 2025 में ट्रांसफर हुआ और डी की डेथ हो जाती है 2015, और डी का जो चाइल्ड सी है वो बॉर्न होता है 2013। ठीक है, नाउ सी हैज अ चाइल्ड डी जो कि बी का ग्रैंडसन होगा 2016। तो डी टर्न्स 18 इन 2017। तो अगर हम इस पूरे कंडीशंस के हिसाब से जाए तो हमारा 18 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो बीच में ही लैप्स हो जाएगा। डी को जो घर है वो 2078 में मिलेगा, जो कि 2068 के बाद है, जहाँ पे हमारा 18 ईयर्स का खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये रूल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या बोलता है, लाइफ टाइम प्लस 18 ईयर्स। इसीलिए ये रूल ब्रेक हुआ, इसीलिए ये जो ट्रांजेक्शन है ये इनवैलिड हो। इसके यही चीज हमारा सेक्शन 14। अब ये सेक्शन हम पढ़ेंगे दैट no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer। यहाँ पे यही था, लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। हमने इसमें यही देखा, क्या देखा था हमने, ए माय हाउस इट गोज टू माय सन बी अलाइव इन 20 फॉर हिज लाइफ टाइम। पहली चीज क्या आगे, लाइफ टाइम किया, यही चीज इस सेक्शन में बोली है। Living at the date of such transfer, the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period। मतलब ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की लाइफ इंटरेस्ट, बी के बाद अगर वो प्रॉपर्टी सी को जाती है उसके अनबॉर्न सन को, जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, तो उस कंडीशन में सी को बॉर्न होना जरूरी है जब बी की डेथ। ये सेक्शन 2। एंड टू whom if he attains the full age that is the 18 years the interest created is to born। ये बोला है। आई होप कि इस एग्जाम्पल के बाद सारी चीजें क्लियर है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 40। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 50। तो सेक्शन नंबर 50 सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि अगर हमने एक क्लास ऑफ पर्सन या ग्रुप को ट्रांसफर की, जिसमें से अगर हम सेग्रीगेट करें तो कुछ लोग तो वैलिड आते हैं लेकिन कुछ लोग इनवैलिड आते हैं, मतलब उनको ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे हम एज पर सेक्शन 13 एंड 14। अगर हम सेक्शन 13 और 14 के क्राइटेरिया देखें तो उनको ट्रांसफर करना ही नहीं बनता था। तो यही चीज इसमें बोली, when a property is transferred to a class of persons and some persons of that class are disqualified because of the transfer violates section 13 and 14। तो वो जो ट्रांसफर होगा वो इसके लिए डिस्क्वालीफाई होगा, सिर्फ उसी क्लास और उसी ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए होगा जिनको सेक्शन 13 और 14 का वायलेशन। सबके लिए नहीं होगा, जो 13 14 की लिस्ट में नहीं बैठेंगे उनके लिए वो वैलिड होगा। जैसे इलस्ट्रेशन, ए क्या करता है, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है when they turn 18, मतलब ए क्या करता है, बी के बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है when they turn 18। और इस ट्रांसफर के टाइम पे बी की दो चिल्ड्रन, बी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर बी हैज टू चिल्ड्रन, एक्स एज 10 एंड वाई एक अनबॉर्न, दो बच्चों के लिए उसने। अब जो ट्रांसफर हमने किसके लिए किया, बॉर्न चाइल्ड के लिए किया, वो तो वैलिड होगा, तो इट इज ऑलरेडी बॉर्न एंड विल टर्न 18 विद इन एन अराउंड पीरियड, ये तो वैलिड होगा। और जो ट्रांसफर वाई को किया है वो इनवैलिड होगा, क्योंकि वो अनबॉर्न था। और अनबॉर्न चाइल्ड की केस में हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए हमें एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस लाइफ इंटरेस्ट के बाद जब वो अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में होगा तब उसको वो चीज। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 50। आज हमने कौन कौन से सेक्शन देखे, आज हमने देखे सेक्शन 11, 12, 13, 14 एंड 15। सेक्शन 11 में हमने क्या देखा, रिस्ट्रिक्शन रिपकलाइन टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, जहाँ पे हमने इंटरेस्ट क्रिएटेड पे यहाँ पे फोकस किया।
दूसरा क्या देखा, कंडीशंस देखी किसकी, इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर की, ये दोनों कंडीशंस अगर है तो ये वॉइड। तीसरा क्या देखा, अनबोर्न पर्सन के केस में कैसे ट्रांसफर होगा और क्या क्या उसकी क्राइटेरियाज हैं जिसमें हमें सारी चीजें देखी। इसके बाद क्या देखा, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी देखा कि कितने टाइम तक प्रॉपर्टी को आप अबेंस में रख सकते हैं, फ्यूचर ट्रांसफर कितने टाइम तक हो सकता है। और लास्टली हमने क्या देखा, ट्रांसफर टू क्लास ऑफ सम क्लास ऑफ पर्सन, अगर कुछ उसमें से ऐसे हैं जो सेक्शन 30 और 14 की लिस्ट में नहीं बनते, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, और आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे के सेक्शन। थैंक यू।